हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 39। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जल प्रदूषण से बचने के कुछ उपायों का वर्णन कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। जल प्रदूषण भौतिक एवं मानवीय स्रोतों से होता है। जल को बड़े पैमाने पर प्रदूषित करने में मनुष्य अत्यधिक उत्तरदायी है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज जनसंख्या के वृद्धि की वजह से कल कारखाने और उतनी ही संख्या में मकानों का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं वहाँ पर, तो उसी आवश्यकता के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कल कारखाने भी विकसित हो रहे हैं और उन कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट नदियों में जाकर नदियों को दूषित कर रहा है। तो ये रीजन है जो जल को प्रदूषित करता है। आगे देखते हैं, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं। नंबर 1 है घरेलू अपशिष्ट। तालाबों और नहरों में लोगों के स्नान करने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने और बर्तन साफ करने की वजह से जल के स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। घरों के विभिन्न दैनिक कामकाज के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट जैसे सड़े फल और सब्जियां, डिटर्जेंट का गंदा पानी, रसोई के चूल्हे का धुआं एवं राख एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ मल पहले नालियों में और अंत में जल निकायों में प्रवाहित होते जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि घरेलू अपशिष्ट में जो हमारे घर में पानी यूज होता है और यूज होने के बाद नालियों में जाता है और वो नालियों के थ्रू चला जाता है नदियों में और नदियों के जल को दूषित करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे आगे, आजकल सफाई कार्य में सिंथेटिक डिटर्जेंट का उपयोग अधिक किया जा रहा है, जो जल के स्रोत में मिश्रित होकर जल प्रदूषण का एक अस्थायी स्रोत बन गया है। दोस्तों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि डिटर्जेंट यानी कि लोग जो भी पाउडर यूज करते हैं कपड़े धोने या फर्श साफ करने में, जो भी अन्य पदार्थ यूज किए जाते हैं वो सीधे आपके नाली के थ्रू नदियों में पहुंचते हैं और नदियों के जल को दूषित करते हैं। घरेलू उपयोग जैसे नहाने, कपड़े धोने आदि के बाद प्रदूषित जल नदियों से गुजरता हुआ नदियों नालों में मिल जाता है, जहां पहले से ही जल संसाधन पर अनियंत्रित जनसंख्या के दबाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, अगर हम गांव की बात करें तो गांव में लोग नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए पानी का यूज करते हैं और ये पानी ज़्यादातर गांव में नदियों में ही लोग ये सारा कार्य करते हैं, जिससे नदियों का जल दूषित होता है। और अधिक जनसंख्या की वजह से भी अधिक उपयोगी चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं जल प्रदूषित हो रहा है। लोग अपने घर का कचरा भी नदियों में ले जाके डाल देते हैं, तो ये सारी वजह हो जाती है जिसकी वजह से नदी का जल दूषित हो रहा है और वो नदी का जल फिर धीरे धीरे जाके सागरों में मिलता है और सागरों के जल को भी दूषित करता है। नंबर 2 हम देखते हैं मल। जनसंख्या वृद्धि की वजह से मलमूत्र का निपटान भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है और मलमूत्र को एक गंभीर समस्या बना हुआ वो सीधे जाता है नदियों में और नहरों में प्रवाहित कर दिया जा रहा है, जिससे हमारे जल के जो मुख्य स्रोत हैं वो दूषित हो रहे हैं। दोस्तों, हमारा डेली कार्य के लिए जो जल रहता है वो जल नदियों से हमें, जहाँ पर हैंडपंप की सुविधा नहीं है, लोग नदियों से ही पाइप के माध्यम से जल लोगों को वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर जब डेली यूज की वजह से जो मल मूत्र ये सारी चीज़ें हैं ये नालों से होते हुए नदियों में जाके मिलती है और नदी के जल को दूषित करती है। वास्तव में जल प्रदूषण शब्द का पहली बार प्रयोग ही मानव अपशिष्ट से उत्पन्न जल प्रदूषण की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था, जो व्यक्ति के द्वारा
निकाले गए अपशिष्ट पदार्थ और कूड़े कचरे वही सब जाकर के धीरे धीरे नदी के जल को दूषित कर रहे हैं। यदि सामान्य रूप से मनुष्य की आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया पानी में पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर स्थिति है और ऐसा दूषित जल मानव के उपयोग के पूर्णतः अयोग्य है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जल जो है व्यक्ति के लिए अयोग्य है, जिससे अगर इस जल को यूज किया जाएगा तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। और यही नहीं कि व्यक्ति ही इससे प्रभावित है, जलीय जीव जंतु भी इससे प्रभावित हैं। नंबर 3 हम देखते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। तीव्र औद्योगिकरण की वजह से आज कारखानों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, लेकिन इन कारखानों के अपशिष्ट के निपटान की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें सीधे नदियों, नहरों, तालाबों और जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। इस वजह से जलीय जीवों, पौधों एवं जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही पानी पीने के भी अयोग्य हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बढ़ती जनसंख्या की वजह से उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है और ये उद्योग धंधों से जो निकलता है अपशिष्ट पदार्थ या कचरा या गंदा पानी, ये सीधे नदी नालों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे ये हमारे पीने योग्य जो जल बचे हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है और जो नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। और एक दिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो जल है ये हमारे लिए पीने योग्य बिल्कुल नहीं रहेगा और इससे तमाम तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो इसलिए हम देखेंगे इन सारी चीज़ों की सरकार की तरफ से और जो संगठन है, सामाजिक संगठन, इसकी तरफ से भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। नंबर 4 हम देखें कृषि अपशिष्ट। उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि के क्षेत्र में नए तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। हरित क्रांति की वजह से कृषि के क्षेत्र में नए नए तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। हरित क्रांति जो कि फसलों की उपज की वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा लाई गई एक क्रांति थी। उसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए टेक्निक यानी कि नई नई तकनीकों का यूज किया गया और कृषि से संबंधित रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया गया। तो इससे फसलों में तो वृद्धि हुई, लेकिन उससे जो अप्रत्यक्ष नुकसान है, जो कीटनाशक दवाइयाँ जो कि वर्षा जल से सीधे नदियों में जाकर के मिल जाती हैं और नदियों के जल को दूषित करती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हरित क्रांति की वजह से कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों के साथ रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक आदि का प्रयोग भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ कृषि के क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय सफलता की अत्यधिक वृद्धि हुई है। यहाँ पे सफलता की कीमत पर्यावरण को चुकाना पड़ रहा है। विभिन्न कृषि पद्धतियों की वजह से मिट्टी के कटाव में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे नदियों के प्रवाह में भी बाधा आ रही है और इनके किनारे कटाव का सामना कर रहे हैं। इनका जल मिट्टी और कीचड़ की जमाव की वजह से दूषित होते जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कृषि कार्य के लिए कहीं ना कहीं जनसंख्या की वृद्धि होने से पेड़ों की कटान भी अधिक की गई है। पेड़ों के कटान की वजह से हम देखेंगे जो वृक्ष की जड़ें होती थी वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ी रहती थी, लेकिन आज जब पेड़ ही नहीं है तो वो जड़ जो है वहाँ से हट गई हैं और उस वजह से वहाँ की मिट्टी बरसात में बहकर नदियों के जल को दूषित कर रही हैं। नंबर 5 हम देखते हैं उष्मीय प्रदूषण। परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों में अतिरिक्त भाप के माध्यम से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा उष्मीय प्रदूषण फैल रहा है। नदियों और तालाबों के पानी को इन संयंत्रों के विभिन्न परमाणु रिएक्टरों के हाइपर थर्मल प्रभाव के रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल के बाद यह जल झीलों, नदियों, समुद्र में वापस छोड़ दिया जाता है, जिससे जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या के लिए सुख सुविधाएं भी तो अधिक देखनी पड़ेगी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र लगाए हुए हैं, जिनसे भाप जो संयंत्र है उनसे जो भाप निकलता है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और वो उससे जो भी इस्तेमाल किया हुआ
जल रहता है वो झीलों और नदियों समुद्रों में वापस छोड़ दिया जाता है, जिससे जलीय जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से जलीय वातावरण में ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो धीरे धीरे इस वजह से घट जाती है, क्योंकि इसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा हो जाते हैं, तो जलीय जीव जंतु उसमें उनके लिए एक तरह से जान का खतरा हो गया, और कभी कभी तो जलीय जीव जंतु मर भी जाते हैं और वहाँ से प्रस्थान भी कर जाते हैं। तो ये सब जो है मनुष्य की ही देन है कि मनुष्य अपने कार्यों की सजा दूसरों को दे रहा है। नंबर 6 हम देखें तैलीय प्रदूषण। औद्योगिक संयंत्रों द्वारा तेल और तेलीय पदार्थों के नदियों अन्य जल स्रोतों में लगातार किए जा रहे तैलीय अपशिष्टों के प्रवाह की वजह से तैलीय प्रदूषण हो रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि औद्योगिक उपकरणों की वजह से जो उपकरणों से गंदा पानी निकलता है या कचरा निकलता है या अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है, जो कि जा करके धीरे धीरे नदी नालों में इकट्ठा हो जाती है और वो जल को दूषित करती है। खाना बनाने के बाद बचा हुआ तेल और साथ ही वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के इस्तेमाल में उनके अवशेष किसी न किसी रूप में नदियों में विसर्जित हो रहे हैं। तेल वाहक जहाज़ों से महासागरों में तेल रिसने के कारण महासागरों में तैलीय प्रदूषण फैल रहा है, जिससे जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो वाहन हैं, जलीय वाहन की बात करें तो उनसे जो रिसने वाला तेल है वो भी जल को प्रदूषित कर रहा है। तो इस तरह से जो जल प्रदूषण की स्थिति है वो धीरे धीरे भयावह हो रही है। नंबर 7 हम देखेंगे रेडियोधर्मी अपशिष्ट। परमाणु विस्फोट के कारण बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी अपशिष्टों के कण दूर दूर तक हवा में फैल जाते हैं, और ये फिर धीरे धीरे हवा में फैलने से विभिन्न तरीकों से कणों के जल में विलय हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण भी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण जो कि हवा में फैल करके फिर धीरे धीरे वो जल में भी फैल जाते हैं। जल प्रदूषित से बचने के उपाय यहाँ हम देखते हैं। जल प्रदूषण रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1 है पर्यावरण संरक्षण की चेतना का विकास पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से किया जाए। दोस्तों यहाँ पर हम पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में चेतना का विकास करें, लोगों के अंदर ज्ञान का विकास करें, जिससे लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान दें, पर्यावरण संरक्षण की तरफ, और हम अपनी प्रकृति को बचा पाएं। नंबर 2 देखते हैं उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाए। जो भी उद्योग धंधों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको समुचित स्थान पर रखा जाए या समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे नदियों का जल दूषित ना हो। नंबर 3 है नदी तालाब आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, अंदर घुसकर पानी लेने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 4 है मलमूत्र कूड़ा करकट के निस्तारण की उचित व्यवस्था की जाए। जो भी अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहाए जाते हैं उन पर रोक लगाई जाए और उनके निस्तारण की उचित व्यवस्था की जाए। नंबर 5 हम देखते हैं संदूषित एवं प्रदूषित जल के लिए सस्ती एवं प्रभावी विधियाँ खोजी जाएँ। नंबर 6 मृत जीवों को जल में विसर्जित करने पर रोक लगाई। जो भी जंतु होते हैं जो मर जाते हैं उनको जल में विसर्जित करने पर रोक लगाई जाए, जिससे जल दूषित ना हो। नंबर 7 कृषि में कीटनाशी आदि रसायनों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाए। यहाँ पर जो भी कृषि में कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक की चीज़ें यूज की जाती हैं उन पर सरकार के द्वारा रोक लगाई जाए, जिससे जलीय प्रदूषण ना हो। नंबर 8 हम देखते हैं जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए रसायनों का उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए। जल में कीटाणु कम पनपे, इसके लिए भी रसायनों का उचित मात्रा में उपयोग किया जाए, जिससे जल साफ बने। नंबर 9 है पेयजल स्रोत पर विशेष ध्यान दिया जाए। जहाँ पे पीने के पानी का स्रोत है वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़्यादा व्यवस्था की जाए, जिससे पीने के लिए पानी मिल सके। संदूषित जलाशयों से मिट्टी निकालकर उन्हें साफ किया जाए। जहाँ पर भी अधिक प्रदूषण हो गया है वहाँ पर जो मिट्टी के ज़्यादा कटाव बह के गए हैं उन मिट्टियों को निकालकर उनको दूषित जो हो गए हैं उनको साफ किया जाए।
नंबर 11 है, जन साधारण को जल प्रदूषण के कारणों, प्रभाव और रोकथाम की विधियों के बारे में जागरूक बनाया जाए। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को जल प्रदूषण के कारण और उनसे होने वाले प्रभाव और उनके लिए जो रोकथाम है उनकी विधियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। दोस्तों, अगर हम बात करें आज देश में कोविड-19 है, तो उसकी वजह से जो हमारी प्रकृति है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रकृति को आनंद आ गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहाँ पे नदियों का इतना प्रदूषण था, इतने कारखाने चल रहे थे और इस तरह से जो भी इतने वाहन चल रहे थे, तो इससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इस हद तक कम हुआ है। और ये केवल अपने देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। तो पूरे विश्व में प्रकृति का जो हरासमेंट था वो बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को अपने घरों में रहना पड़ा। आज अगर हम बात करें, जो पशु पक्षी जिनको लोग बांध कर रखते थे, पिंजरे में कैद रखते थे, आज वो उड़ रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य है उसको अपने घर में कैद रहना पड़ा। क्यों? ये मनुष्य की ही देन है। जो आज अगर आपने प्रकृति को हानि पहुंचाया है तो प्रकृति भी तो अपना बदला लेगी। तो इस तरह से मनुष्य को सोचना चाहिए। प्रकृति सोचने पर विवश कर रही है कि वो इस तरह से प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। देखेंगे पहले जो नदियाँ एकदम काली दिखती थी, गंदी दिखती थी, आज वो एकदम स्वच्छ दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि उनमें जो प्रदूषण का लेवल था वो बिल्कुल कम हुआ। लोग अपने घरों में रहे, लोगों ने कारखाने नहीं चलाए। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से प्रदूषण कम हुआ। तो यही एहतियात, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि व्यक्ति हमेशा घर में रहे, घर में ना रहे, अपने कार्यों को करे, डेली कार्य जो भी हैं, लेकिन ये है कि हमेशा उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों से प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे, जलीय जीव जंतु को नुकसान ना पहुँचे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए अपने कार्यों के प्रति। किसी को उस कार्य की वजह से हानि तो नहीं पहुँच रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।